के सिवा साहब, पहला सवाल आपसे इसीलिए क्योंकि अब जिस तरह से महायुद्ध की स्थिति बनी हुई है, लगातार एटॉमिक अटैक को लेकर धमकियां दी जा रही हैं, लगातार हमने देखा है कि परीक्षण किए जा रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। अब ऐसे में जब पहले भी कहा जा चुका है कि आज का युग युद्ध का नहीं है, भारत की तरफ से ही कहा गया है, अब एक बार फिर से इस बात को दोहराया तो जाएगा, लेकिन भारत की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है सर? नैना देखो, इसमें कोई शक नहीं, भारत की जो एक प्रकार इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशनशिप यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं और रूस के साथ भी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो ऐसे में अगर कोई देश मध्यस्थता कर सकता है तो भारत के अलावा और कोई इतना अच्छा देश नहीं है। देखो, सच्चाई है कि भारत के प्रधानमंत्री के जो है कि सबसे ज्यादा इसके अंदर प्लेयर है पुतिन। क्या पुतिन को कौन प्रेशर डाल सकता है? और भारत जैसे प्रधानमंत्री के अलावा ऐसा कोई नहीं जिसने इतनी करेज थी कि उनको बताया पिछली बार जब समरकंद में मीटिंग हुई कि इट इज नॉट एरा ऑफ वॉर। इसका मतलब यह है कि यह लड़ाई का दौर नहीं है, शांति चाहिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी से बातचीत आनी चाहिए। और इसी प्रकार से अगर आप देखें, यूक्रेन और अमेरिका है और यूरोप है, वो भी सुनने को तैयार है। उनको पता है कि भारत के अंदर वो काबिलियत और क्षमता है जो बातचीत करा सकती है। तो मुझे लगता है आज भारत को इनिशिएटिव लेना चाहिए और मुझे लगता है डॉक्टर एस जयशंकर इस मैसेज को लेके गए हैं जब वो सर्गेई लावरोव से बात करेंगे कि ये लड़ाई अब रुकनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया। ये न्यूक्लियर वार की तरफ जा सकती है लड़ाई। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जिस प्रकार से आज इकोनॉमिक सैंक्शन के कारण रूस के अंदर भी प्रॉब्लम है, उसके बाद जैसे फ्यूल और फूड इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गया है। यानी कुल मिलाकर सिवा साहब ये कह सकते हैं कि वाकई में ये युग युद्ध का नहीं है, हमें मिल बैठकर बातचीत करनी होगी और बातचीत से ही रास्ता जो है वो निकलेगा। और यही संदेश लेकर एस जयशंकर जो है वो मॉस्को यात्रा पर जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि भारत पर जब निगाहें दुनिया की टिकी हुई हैं उस वक्त भारत किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा। इस बीच जो खबर है वो पहले दर्शकों को बता दें, रूस यूक्रेन के बीच करीब 9 महीने से जंग जारी है, लेकिन इस जंग का कोई अंत अब तक तो नजर नहीं आ रहा। ना पुतिन की पावरफुल पलटन जीत पाई है और ना ही जेलेंस्की के जंगबाजों ने अभी तक घुटने टेके हैं। अब ऐसे में अब दुनिया सिर्फ भारत की तरफ उम्मीद लगाए हुए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उम्मीद लगाए हुए हैं, निगाहें हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर जब जाएंगे तो इस दौरान आखिर क्या संदेश लेकर जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यही खड़ी होती है और यही नजर भी आती है। संगीत रागी साहब, आपके पास आते हुए ये जो दौरा है एस जयशंकर का, और जाहिर सी बात है जब रूस के अपने समकक्ष से उनकी बातचीत होगी, विदेश मंत्री से बातचीत होगी, तो सबसे पहले चर्चा का विषय यही होगा कि देखिए जो अभी स्थिति बनी हुई है, इतने महीने हो गए युद्ध चले आ रहे हैं, आप दोनों बातचीत के टेबल पर आए, प्रधानमंत्री का संदेश लेकर एस जयशंकर पहुंचेंगे। देखिए नैना जी, जो विदेश मंत्री का जो दौरा है उसमें सिर्फ यूक्रेन का मुद्दा नहीं है। आने वाले G20 के जो देश की बैठक है बाली में, वो भी एक बातचीत का हिस्सा बनने वाला है, जो जानकारी है। इसके अतिरिक्त वो वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने वाले हैं, ट्रेड वगैरह के बारे में बातचीत हो रही है, बातचीत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एक इस बात का भी जिक्र चल रहा है कि जो मॉस्को फॉर्मेट है अफगानिस्तान को लेकर के, जिसमें पाकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान ये सारे मिल करके उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं, तो हो सकता है वह भी इसका मुद्दा हो। लेकिन इसमें निश्चित तौर पर ये जो मुद्दा है यूक्रेन को लेकर के, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है कि लड़ाई पिछले दिनों में हमने देखा है कि रूस के तरफ से तेज किया गया है और जो पश्चिमी ताकतें हैं वो अपने जो आर्सेनल्स हैं, जो हथियार हैं, वो यूक्रेन को उस पैसे और हथियार दोनों तरफ से मदद कर रहे हैं। वैसी स्थिति में युद्ध जो 15 दिन और 20 दिन के बारे में हम लोग कह रहे थे कि 20 दिन तक खींचेगा, इससे ज्यादा युद्ध जा नहीं सकता, आज इतने महीनों तक युद्ध खिंच गया है। और आपने देखा होगा कि जो यूक्रेन है वह कई मोर्चों पर जो पहले से उसके जमीन कब्जा कर लिए गए थे उसे भी पुनः हस्तगत कर लिया है जी। और इसके रिटेलिएशन में रसिया की तरफ से जो मिसाइल हमले हैं उसको तेज कर दिया गया है और लोगों को इस बात का डर है,
व्हाइट हाउस और रसिया जो रूसी नेतृत्व है उसके बीच में इस पर चर्चा हुई है कि कंसर्न इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि माइल्ड न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग न रसिया कर दे और जिसके खतरे बहुत भयानक होंगे। वैसी स्थिति में नाटो का क्या भूमिका होगी? क्या जयशंकर जी इस मुद्दे पर भी बात बिल्कुल। और संगीत जी, सबसे आपने जिस तरह से नाटो का जिक्र किया और अभी अब खासतौर से ऐसे समय पे जब बार बार एटमी अटैक की बात कही जा रही हो, डर्टी बम की लगातार बात की जा रही है, ऐसे समय में हमने देखा चाहे चीन हो, पाकिस्तान, कई अन्य देश हैं जो इन पूरी सिचुएशन का फायदा उठाने की भी बहुत में है। लेकिन दुष्यंत नागर जी, एक बात जरा समझाइए, सुपर पावर अमेरिका जिसे हम हमेशा कहते हैं, लेकिन वो भी इस पूरे युद्ध में एक तरह से पीछे नजर आता है। नाटो हो, पश्चिमी देश हो, अमेरिका हो, अब इन सबसे अलग भारत की तरफ अगर उम्मीद जताना, आखिर क्या वो ऐसी मुख्य वजहें आप मानते हैं जिसमें भारत का कद बहुत बढ़ जाता है और इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सब भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए जी, भारत का कद तो बढ़ा हुआ है, बढ़ जाएगा नहीं, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है जी। और भारत ने नेहरू जी के टाइम में चाहे सुएज नहर मामला हो, राजीव गांधी के समय में खाड़ी युद्ध हो, मालदीव में तख्ता पलट हो, या नरसिम्हा राव जी के समय में अफ्रीकी देशों में अशांति हो, दुनिया के घटनाक्रमों में बड़ी भूमिका निभाई है। और रशिया के साथ में तो हमारा बहुत एक अच्छा अलायंस है, बहुत पुराना अलायंस है, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जनरल साहब ने जैसा बताया। लेकिन हमारी सरकार की जो हमारी विदेश नीति है ये पूरी तरह से डिले रही है। विफल तो मैं शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन अब से पहले इसमें भूमिका भारत बड़ी भूमिका निभा सकता था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, हमें एक अच्छी भूमिका निभानी चाहिए। और जो हमारे और भी बहुत सारे इश्यूज है, जैसे रागी जी ने अफगानिस्तान का बताया, अफगानिस्तान के मामले पे भारत को बिल्कुल भी अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान ये गठजोड़ बना रहा, चाइना का हमको उस विषय से दूर रखा, तो वहां भी हमारी भूमिका, हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, हमें वो भी अपने हितों को सुरक्षित करना है। हमारी एनर्जी के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रशिया में हो चुका है, उसके भी हमें परिणाम अपने पक्ष में करने हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें तुरंत सक्रिय होना चाहिए। देर से हुए हैं, लेकिन मैं स्वागत करता हूं। भारत एक महान राष्ट्र है, भारत की दुनिया की राजनीति में एक बड़ी भूमिका है। और प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं ना दुष्यंत जी, देर आए दुरुस्त आए, और विश्व गुरु बनने की बात लगातार भारत की तरफ से जाती है, तो विश्व गुरु बनने का वक्त आ चुका है। और बताना यहां होगा कि किस तरीके से जो विश्व शांति की बात करेगा वही विश्व गुरु बन सकता है। हम सिवाज साहब आपके पास भी आएंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मोदी पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, वो हम जरा बता दें कि मोदी से पहले दुनिया के बड़े लीडर सुलह की कोशिश किस तरीके से कर चुके हैं। जी हाँ, सुलह की कोशिश कर चुके हैं श्वेता, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। चाहे बात इमैनुअल मैक्रो की हो या फिर एर्दोगन यानी जो राष्ट्रपति हैं तुर्की के, उनकी तरफ से भी बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन वो बातचीत की जो कोशिश है, सुलह की जो कोशिश है, वो बात बन नहीं पाई। लेकिन अब ये जरूर बताया जाता है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जब काल सागर अनाज समझौते के दौरान पुतिन से बात की और युद्ध रोकने को कहा, लेकिन पुतिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और अब तो स्थिति कुछ और नजर आती है। बिल्कुल, एक बार फिर से दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर टिक गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की दोस्ती से दुनिया पूरी तरह से वाकिफ है। रूस परंपरागत तौर पर भारत का सहयोगी है, चाहे हम हथियार की बात कर ले, हम तेल की बात कर ले। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाते हुए यह कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। मोदी के इस बयान की माने पूरी दुनिया ही कायल हो गई। जी हाँ, क्योंकि यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी पीएम मोदी के बयान पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि वाकई में ये जो वक्त है, ऐसे में युद्ध का वक्त नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम की तारीफ की थी और उन्होंने भी कहा था कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसके अलावा अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के एनएसए की भी तरफ से इसी बात को समर्थन किया गया था। सिवाज साहब, जब बार बार ये कहा जा रहा है कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, खासतौर से तुर्की की तरफ से या फिर इमैनुअल मैक्रो की तरफ से एक बार कोशिश की गई हो मध्यस्थता की, लेकिन बात नहीं बनी, आपको लगता है भारत की भूमिका यहां पर बहुत मजबूत होगी? क्योंकि रूस हो या यूक्रेन, दोनों से ही भारत के संबंध अच्छे हैं और अब भारत या पीएम मोदी की कोशिश की वजह से स्थिति कंट्रोल में आ सकती है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि अगर कोई देश जिसके रिलेशनशिप रूस से भी अच्छे हैं और अमेरिका से भी, यूक्रेन से, भारत से ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता।
आप टर्की की बात कर रहे हैं, टर्की कहीं ना कहीं अमेरिका उसके ऊपर डाउट करता है और उसका इतना ज्यादा से नहीं है पुतिन के ऊपर। देखो, भारत का पुतिन के ऊपर बहुत ज्यादा से है। दो बातें हैं, एक तो भारत लार्जेस्ट सप्लायर हो गया, अभी 22% हम ऑयल खरीद रहे हैं, 50 से 60% हम हथियार खरीदते हैं, और उसके बाद जिस प्रकार से भारत ने किसी तरीके से इनडायरेक्टली रूस का साथ दिया है, तो रूस बार बार भारत की प्रेज कर रहा है और मोदी साहब की ज्यादा। तो आज की तारीख में ऐसा लगता है कि एक प्राइम मिनिस्टर मोदी है जिनके पास करेज है, कन्विक्शन है और दूरदिशा, जिसने कहने का मौका नहीं छोड़ा कि इट इज नॉट एरा ऑफ वार, ये समय लड़ाई का नहीं है। तो मुझे लगता है रूस भी बात को समझता है और यूक्रेन भी समझता है, और अमेरिका अभी जो ये वार फटीग आ गया, वार फटीग मतलब जब लड़ाई ज्यादा चलती है तो फटीग आ जाता है। अमेरिका भी चाहता है ये लड़ाई बंद हो, क्योंकि इस लड़ाई का क्या मोड़ ले सकता है, कहीं न्यूक्लियर की तरफ ना चला जाए। तो इसलिए मुझे लगता है, और यही वजह है सिवाज साहब कि अमेरिका की तरफ से भी पहल की गई है। बताया जा रहा है कि जो बाइडेन की टीम ने पुतिन की टीम से बातचीत की है, संपर्क साधा है। पहले जब बातचीत की बात सामने आ रही थी कि पुतिन से जो बाइडेन की बातचीत हुई थी उसको नकारा गया था, लेकिन अब जो बाइडेन की टीम है उसने संपर्क साधा है सिवाज साहब। तो जाहिर सी बात है अमेरिका भी चाहता है कि दोनों देश जो हैं वो बातचीत के टेबल पर आए। लेकिन संगीत रागी साहब, जिन देशों का जिक्र आपने किया और जिस तरीके से जो आने वाले दिनों में समिट होने हैं उसका जिक्र कर रहे हैं, क्या भारत की भूमिका नहीं बनती है? क्योंकि हम हथियारों के लिए और तेल के लिए किस तरीके से रशिया पे डिपेंडेंट है, और हालांकि भारत ने क्लियर कर रखा था कि देखिए हमारा रोल क्या है, हम तेल तो वहां से लेंगे, लेकिन भारत ही है जो पुतिन को इस बात को समझा सकता है कि देखिए बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। कन्विक्शन की बात सिवाज साहब भी कह रहे थे, तो कन्विंस करने में भारत कारगर साबित हो सकता है, क्या आपको लगता है? देखिए, दुष्यंत जी कह रहे थे कि भारत की जो भूमिका है विदेश नीति में वो नेहरू जी के समय से ही बहुत बड़ी रही है। मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं मानता, मैं इसको बहुत तवज्जो नहीं देता, क्योंकि नेहरू जी की जो विदेश नीति थी वो रियल पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, रियलिज्म जिसको हम पढ़ाते हैं अपने यहाँ, वो उस रोमांटिसिज्म उसमें ज़्यादा था, आइडियलिज्म उसमें ज्यादा था, जो क्रूड रियल पॉलिटिक्स होता है। देखिए, आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई आपके पास चैरिटी करने के लिए नहीं आ रहा है। यदि पश्चिम के देश आपके नेतृत्व की प्रशंसा कर रहे हैं तो उसके पीछे भी उनका एक कारण होता है। यदि अमेरिका प्रशंसा कर रहा है तो उसके पीछे भी कारण होता है। जब तक आप बड़ी ताकत नहीं बनते हैं और जब तक आप अपनी शर्तों पर को संभालने की क्षमता नहीं रखते हैं, तब तक आपको कोई प्रशंसा नहीं करने वाला है, और करता भी है तो वो जानबूझ करके अपने हितों के साधन करने के लिए करता है जी। ये बात बहुत सही है कि भारत आज के दिन में दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बड़ी मिलिट्री पावर है, दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार है, और एक ऐसा लीडरशिप है जो राजनीति को वाकई, जिसको चाणक्य की जो रियल पॉलिटिक्स है वो रियल पॉलिटिक्स के अनुसार डिलीवर कर रहा है। संगीत रागी जी, आप जो कह रहे हैं ना, जी मुस्कुरा भी रहे हैं जी। दुष्यंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संगीत जी आप ही के इसी के बयान को लेकर दुष्यंत जी रिएक्शन चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया है कहने के लिए। विदेशी मामलों पे हम भारत सरकार के साथ रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन रागी जी ने कहा है तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अफगानिस्तान के मामले पे भारत को इग्नोर कर दिया रशिया ने, पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन डाली जा रही है, भारत ने आपत्ति जताई, इग्नोर कर दिया। डिस्काउंटेड जो ऑयल था वो बंद हो गया, उसके बाद भी आप ख्वाब देख रहे हैं, देखते रहिए, और नेहरू जी की आलोचना करके आपको अगर प्रसन्नता मिलती है तो आप प्रसन्नता लीजिए। मैं मानता हूं कि भारत में जो आज भी विदेश नीति चल रही है उसकी नींव नेहरू जी ने रखी है। नेहरू भारत की विदेश नीति के पिता में है, उसी पे हम चलेंगे, भारत का भला हो। संगीत रागी साहब, देखिए, नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने विदेश मंत्री जरूर रखा था, लेकिन विदेश विभाग में जितना वो हस्तक्षेप करते थे कोई और प्रधानमंत्री नहीं करता था। इसमें कोई दो राय नहीं कि उस समय उन्होंने विदेश मंत्रालय को नियंत्रित किया, लेकिन उसका खामियाजा इस देश ने बहुत भुगता है, ये हम सब जानते हैं। जो रियल पॉलिटिक्स में होता है वो आप अपने राष्ट्रीय करके आप बताइए रागी साहब। बता रहा हूँ आपने कहा ये भी देश जानना चाहता मालूम है कि पाकिस्तान को जिस तरह से पूरी दुनिया में आइसोलेट करके छोड़ा है,
कभी भी आप एक उदाहरण बताइए। हाँ, जब आपके दुष्यंत साहब ये तो मानेंगे, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा सर, उसके बाद पूरी दुनिया खिलाफ हो सकती थी, लेकिन भारत की तरफ से ये वो भूमिका अदा की गई, बताया गया कि भाई आतंकवाद अगर बढ़ावा दोगे तो हम घर में घुसकर मारेंगे। ये हिम्मत तो दिखाई भारत। दुष्यंत नागर साहब ये तो मानेंगे पाकिस्तान के साथ मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला। आज के दौर में सर कोरोना जैसी महामारी के बाद, दुष्यंत नागर साहब, कोरोना जैसी महामारी के बाद विश्व में किसी भी देश की बात कर ले तो उसके आर्थिक अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं थी कि वो युद्ध को झेल पाए। ना रशिया के पास थी, ना यूक्रेन के पास, लेकिन युद्ध हुआ। सब लोग कह रहे थे कि युद्ध नहीं होगा, बावजूद इसके सर युद्ध हुआ। फिर कहे 15 दिन, 20 दिन, महीने भर चलेगा, 9 महीने हो गए सर, युद्ध फिर भी चल रहा है। अब ऐसे में क्या रास्ता बचता है? क्या हम एटमी वॉर की तरफ बढ़े या शांति की तरफ बढ़े? तो भारत की ओर अगर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो भूमिका निभाई है। देखिए, नहीं, बात सुनिए। पहले तो आपने कहा घुस के मारा। पहली बार घुस के नहीं मारा, आर्मी के आदरणीय जनरल साहब बैठे हुए हैं, दर्जनों बार घुस के मारा। ठीक है, ये दुष्यंत जी, ये एक अलग चर्चा बढ़ जाती है, ये एकदम सब डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, सिवाज साहब, क्या ये वक्त क्रेडिट लेने का है जब ऐसे समय में पूरी दुनिया, ठीक है ना दुष्यंत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कोविड का जिक्र जैसे श्वेता कर रही हैं, आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में जो पैंडेमिक स्थिति थी, भारत उससे निपटा और पूरी दुनिया ने बहुत उम्मीदों से देखा, और यहाँ तक कि WHO ने भी तारीफ की कि भारत ने उस स्थिति को कैसे कंट्रोल किया, पूरी दुनिया में क्या स्थिति थी। लेकिन सिवाज साहब, क्या ये वक्त क्रेडिट लेने का है कि भाई पहले के वक्त में किसकी विदेश नीति अच्छी थी, अभी क्या विदेश नीति अच्छी है? ये तो स्वीकार कीजिए ना कि चाहे कोविड हो या युद्ध की बात हो, हर स्तर पर लोग, पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है, शांति दूत के रूप में भारत नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो नैना, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि इसके अंदर कोई क्रिटिसिज्म पहले की जाए। हर प्राइम मिनिस्टर ने जो भी काम किया उसको सोच समझ के उस वक्त के हिसाब से किया, मगर अब हमें ये समझना है कि आज की तारीख में वाकई हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत रियलिस्टिक है, और जिस प्रकार से भारत ने एक लीडरशिप का रोल प्ले किया वर्ल्ड के अंदर, वो काबिले तारीफ है। आज देखो मोदी जो है और देश की छवि, जैसे डॉक्टर एस जयशंकर जैसा आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेलेक्ट किया है, तो आज सच्चाई यह है, हम उस कगार पे खड़े हैं कि भारत एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है। ये लड़ाई जो रुकने का नाम नहीं ले रही और जो न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ जा सकती है, तो ऐसे में भारत की लीडरशिप अगर काम आ जाए तो बहुत अच्छी रहेगी और कर सकते हैं। और बिल्कुल सर, इस बात को दुष्यंत नागर जी भी मानेंगे कि पिछले कुछ समय में वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से चेंज हुआ, भारत की भूमिका की चर्चा किस तरह से हुई, सब किस तरह से भारत को स्वीकार्यता भी एक अलग रूप में बढ़ रही है। दुष्यंत जी मानना पड़ेगा, दुष्यंत जी मानना पड़ेगा, बता दीजिए। ठीक है, हम अभी देखिए, अभी वक्त की थोड़ी पाबंदी है दुष्यंत जी, सुनिए, अभी वक्त की पाबंदी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। संगीत रागी जी, आप हम लोग सब मिलकर एक और बार इस विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि जिस तरह से युद्ध के मुहाने पर इस समय दुनिया है, एटमी अटैक का डर है, तमाम अलग अलग तरह की बातें यहाँ पर जब की जाती है श्वेता, तब ऐसे में भारत क्या शांति दूत की भूमिका निभाएगा और उससे प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात है।